एमसीक्यूज। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे हम हमारे आगे के रिवीजन के चैप्टर्स के लिए। तो हमारा जो चैप्टर बचे थे उनका अभी एमसीक्यू कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो डिमांड कर्व हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, डिमांड कर्व जो था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, बट परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो कैसा बना हुआ है, इस तरह से बनाते थे हम, P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डिमांड, ये हम करते थे। ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन थी। यहाँ पे हम बोलते थे कि डिमांड कर्व कैसा है, एकदम परफेक्टली इलास्टिक है। आपको याद होगा मेरे क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, जो हमारी इलास्टिसिटी थी वो यहाँ पर इन्फिनिट थी। ठीक है, अब इसने शेप पूछा है तो इसलिए इलास्टिसिटी पे नहीं देखेंगे हम, शेप देखेंगे। तो शेप क्या है अपना, हॉरिजॉन्टल शेप रहता है डिमांड कर्व का परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म का। नेक्स्ट है द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। तो ए आर एम आर जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहे हैं तो आपका सब चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, और वही परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस से इक्वल होगी तो ही हम बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है कॉम्पिटिटिव फॉर्म के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एल एस सी इज इक्वल टू एल एम सी इज इक्वल टू पी। तो आपका यही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉस्ट कम भी नहीं हो सकती, ज़्यादा भी नहीं हो सकती, और यहाँ पर ये कंडीशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट फिट इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने देखा था कि पहला हमारा इंपॉर्टेंट फीचर था मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स। नेक्स्ट था हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, तो उसकी जगह यहाँ पर इन्होंने हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स लिखा है। क्वेश्चन में भी आपको बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल नहीं होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी, हेट्रोजीनियस कमोडिटीज। नेक्स्ट है द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वैसे नॉर्मली यही बोला जाता है कि प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। आपके जो बुक्स में भी यही लिखा हुआ है P इज इक्वल टू एम सी, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं प्राइस अगर जब कॉस्ट से बड़ी होगी तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट द एम आर कर्व ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म। तो कॉम्पिटिटिव फर्म में भी हमने देखा था, अभी जब हमने ऊपर देखा है कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव फर्म में P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो एम आर जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, जैसा कि आपका ए आर बना हुआ है। तो एम आर कर्व भी क्या हो गया आपका, आइडेंटिकल टू ए आर कर्व, क्योंकि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है इफ प्राइस इज लेस देन SAC दैट इज एवरेज कॉस्ट कर्व से कम, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट से भी कम आ रही है प्राइस, तो आपका मतलब फर्म जो है वो क्या कमाएगी। अगर कॉस्ट से भी कम प्राइस है तो उसको ऑब्वियसली लॉस होगा, तो इसका सही आंसर है सी, incurs losses. Next, a monopolist will suffer loss in the short run and will decide to stop production if। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने अपने क्लासेस में भी करवाया हुआ है कि अगर आप कोई भी फर्म है उसकी अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती है तो वो प्रोडक्शन स्टॉप कर देगी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या हुआ, ये प्राइस हुई, जो प्राइस है वो आपकी लेस देन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, दैट इज प्राइस आपकी इतनी भी नहीं है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर सके, तो इस केस में लॉस फर्म को होगा। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर हैविंग अ कॉमन assumption. Find out which one of the following is the appropriate common assumption. तो कॉमन assumption परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक का निकालना है। तो पहला आ रहा है द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। तो इसमें तो होमोजीनियस होते हैं, पर इसके अंदर कैसे रहते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफर करते हैं, साइज, शेप, फ्रेग्रेंस, पैकिंग,
किसी भी ब्रांड्स, किसी को भी आप ले सकते हो और वो हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट्स होंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सेकेंड है परफेक्ट नॉलेज। तो परफेक्ट नॉलेज आपको इधर मिल जाएगा, परफेक्ट नॉलेज, बट इधर यहाँ पर जो कंज्यूमर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, नो परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो ये यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट जो है वो नहीं लगती है, सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगती है, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट हाई रहती है। तो आपका फोर्थ पॉइंट ऐसा है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जो दोनों ही मार्केट फॉर्म्स में सेम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑलिगोपोलिस्टिक मॉडल इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन होता है तो कोल्यूसिव में ही कोऑपरेशन हो सकता है। हमने भी पढ़ा हुआ है कि कोल्यूसिव का मतलब होता है कोऑपरेशन करना। अगर जहाँ पे, जैसे हमने ओपेक का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो क्या करती हैं, एक अपने में ग्रुप बना लेती है और प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करती है। तो ये ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल है जो कोऑपरेशन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है assuming two markets where the price discriminating monopolist sells his product, the equilibrium condition in such a situation will be। अगर दो मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने पहले भी बताया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक ही प्रोडक्ट, एक ही सर्विस के लिए अगर मोनोपोलिस्ट अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अगर इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों मार्केट्स में अगर इक्वल होता है तो ही आपका जो इक्विलिब्रियम है वो आ सकता है। नॉर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ये हमारी दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस थी। तो इसमें से एम आर जो है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एम आर जो है ये आपको अगर एक मार्केट का एम आर उसके दूसरे मार्केट के एम आर से इक्वल है और ये दोनों ही एम सी से इक्वल है, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है मनी। Which one of the following is not the function of money। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मनी का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो होता ही है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, हमने पढ़ा था, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। तो जो फंक्शन ऑफ मनी है ही नहीं वो क्या है, हमारा मेजर ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर्स इक्वेशन। तो फिशर्स की इक्वेशन हमने बताई थी एम वी इज इक्वल टू पी टी, क्योंकि एम वी जो है ये हमारा सप्लाई साइड है और पी टी जो है हमारा डिमांड साइड है। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा था कि दोनों को इक्वल करके फिशर ने हमें 3 कंक्लूजन्स भी दिए थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर मार्केट में हो रहा है तो वो दो तरह का इन्फ्लेशन होता है जो हमने पढ़ा हुआ है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल में हमने देखा था जब डिमांड ज़्यादा रहती है सप्लाई से तो उस कारण अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुश में हमने क्या देखा था, जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि फैक्टर्स की इनपुट फैक्टर्स जो है हमारे इनपुट्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई। तो अब इसने पूछा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कौन सा रीजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वेज इंक्रीज नॉट एसोसिएटेड विथ राइज इन प्रोडक्टिविटी। अगर वेजेस में इंक्रीज आ रहा है तो डेट इज लेबर के आपकी फैक्टर की बात हो रही है, तो ये कॉस्ट पुश का ही फैक्टर है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है राइज इन प्रॉफिट मार्जिन, तो ये एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है हाई इंपोर्ट प्राइस, ये भी नहीं होगा। फोर्थ आपका जो आ रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड एक्सेस में है तब आपका क्या हो रहा है, डिमांड पुश पुल इन्फ्लेशन हो रहा है, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है इन इंडिया मनी सप्लाई M1 इज, मनी सप्लाई जो है M1
उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। पहला जो था फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका आंसर है। मनी सप्लाई जो M1 देखा था हमने वो यही था, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, अदर डिपॉजिट्स में आते हैं आपके जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं, या फिर आपके पास एनबीएफसीज के या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स जो आरबीआई के पास है वो सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन हमने देखा था मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है, लिक्विडिटी है, वो आपका कंटिंजेंट फंक्शन आता है। तो इसका आंसर होगा बी, लिक्विडिटी। नेक्स्ट है ग्रीशियम्स लॉ स्टेट्स दैट चीप क्रेडिट ड्राइव्स अवे डियर मनी। तो क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं होगा। ग्रीशियम्स लॉ ने पहले हमें क्या बताया था, उसने यही बताया कि बैड मनी जो है वो गुड मनी को बाहर कर देती है। डेट इज बैड मनी का मतलब होता है कि जो पैसा आपका जो ज़्यादा सस्ता है वो गुड मनी को, जो महंगी मनी है या डियर मनी है, उसको बाहर कर देगा। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट है द टर्म इन्फ्लेशन मीन्स। इन्फ्लेशन में क्या आता है, इन्फ्लेशन हमने देखा था सिर्फ एक जनरल राइज नहीं चलेगा, इसमें परसिस्टेंट राइज होना चाहिए जनरल प्राइस लेवल में, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन इसका आंसर है परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द डिमांड पुल फैक्टर्स दैट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में अगर डिमांड के कारण फैक्टर्स बढ़ रहे, डिमांड मतलब कैसे कि डिमांड आपकी बढ़ी हुई है सप्लाई से, अगर ऐसा कोई कंडीशन है और इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो रीजन क्या हो सकता है, इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी, ये तो रीजन नहीं होगा। डिफिसिट फाइनेंस बढ़ गया गवर्नमेंट का, ये भी रीजन नहीं होगा। होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, क्यों, क्योंकि यहाँ इस कारण से आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और वो इसका रीजन बन जाएगी डिमांड पुल फैक्टर्स। नेक्स्ट है इन फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी V इज, तो V जो है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। नेक्स्ट है इन द कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी K स्टैंड्स फॉर। कैम्ब्रिज इक्वेशन जब होता है तो K मतलब क्या हुआ, K का मतलब होता है कैश बैलेंस, K का मतलब होता है कैश बैलेंस। तो कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है क्वांटिटी थ्योरी की, उसके अंदर आएगा आपका M इज इक्वल टू पी के टी, ये हमने देखा था। P मतलब प्राइस लेवल, K मतलब कैश बैलेंस और T का मतलब है टोटल आउटपुट। ये डिटरमाइन करता है मनी सप्लाई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है K स्टैंड्स फॉर कैश बैलेंस। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे जो है बैंक। अब हम आते हैं इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन नहीं है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स भी आपका कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स ये भी है, इशूइंग ऑफ नोट्स ये किसका फंक्शन है, ये आरबीआई का फंक्शन है, इसलिए यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ द कमर्शियल बैंक्स गेट्स फ्रेश डिपॉजिट्स of rupees 10 crores, assuming cash reserve ratio of 20%, they would be able to multiply deposits through loans and advances to the extent। अब देखिए इसमें हमने देखा था, या आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। तो हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन में CRR कितना है, 20% है, 20% है। तो ये क्या हो गया 100/20, दैट इज क्या हो गया 5। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आया आपका 5। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको हम जब ओरिजिनल अमाउंट से, ओरिजिनल डिपॉजिट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो फिगर मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी कि इतने लेवल तक का, इतने एक्सटेंट का क्रेडिट क्रिएट हो सकता है आउट ऑफ 10 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 करोड़। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमने कैश रिजर्व रेशियो भी देखा हुआ है कि ये भी एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के हमने देखे थे। क्वालिटेटिव भी देखा था हमने, क्वांटिटेटिव भी देखा था। तो क्वांटिटेटिव में हमने क्या क्या देखा था,
क्वांटिटेटिव में मतलब हमने CRR देखा था, SLR देखा था, रेपो रेट देखा था, रिवर्स रेपो देखा था। ये सारे जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे हमारे क्या थे, क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो है वो कौन से थे, मॉरल सुएशन था। अब इनमें से तो कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये सारे तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो आपका आंसर क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI। RBI का क्या ऑब्जेक्टिव है, टर्म डिपॉजिट्स मेंटेन करना, ये कमर्शियल बैंक का काम है, हाउस होल्ड्स के अगर टर्म डिपॉजिट्स है तो। नेक्स्ट है, टू अरेंज लोन्स फॉर द बिजनेसमैन, ये भी आपका कमर्शियल बैंक का काम है। तो आपको ऑप्शन क्या है, टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, ये RBI का ही काम होता है कि वो एक्सचेंज वैल्यू इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो दोनों एक्सचेंज वैल्यू मेंटेन करे। नेक्स्ट है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज नेशनलाइज्ड एंड नेम्ड RBI इन द ईयर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द बेसिस ऑफ कैश मनी इशूड बाय द RBI इज। RBI ने जो कैश मनी इशू किया है वो किस पे बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से गारंटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं है, गवर्नर ऑफ RBI ये भी नहीं है। जो गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनके बेसिस पे ही कैश मनी RBI इशू करती है। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ ATM ऑफ द कमर्शियल बैंक इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक का काम नहीं, ये कमर्शियल बैंक का काम है। नोट इशू जो है ये किसका काम है, सेंट्रल बैंक का। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, ये भी। मनी क्रिएशन ये किसका है, ये भी आपका सेंट्रल बैंक का। पर यहाँ पर जो मनी क्रिएशन है, सॉरी, ये कमर्शियल बैंक का है, पर क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो कमर्शियल बैंक का होता है। मनी क्रिएशन जो है ये सेंट्रल बैंक का काम है। पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये है क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट है, इफ द कैश रिजर्व इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20%, हाउ द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम विल बी अफेक्टेड। अब देखिए, CRR अगर बढ़ाया है, जैसे हमने ओरिजिनल डिपॉजिट देखा था, मान लीजिए 100 रुपीज है ओरिजिनल डिपॉजिट और CRR आपका 10% है, तो आपके 10 रुपीज तो गए, आप क्रेडिट क्रिएशन कितने का कर सकते हो, 90 रुपीज का। अब अगर इन्होंने CRR बढ़ा दिया, CRR आपकी हो गई 20%, तो ओरिजिनल डिपॉजिट मान लीजिए 100 है और इसका अगर 20% हो गया, तो आपका क्या हुआ, क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, 80 पे आ गया, दैट इज कम हो गया। तो ये 9, अगर आपका CRR बढ़ता है तो आपका क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि कैश रिजर्व रेशियो अगर 10 से 20 हो गया तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो इज डिफाइंड एज CRR। मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो कमर्शियल बैंक को कैश में सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो है, कैश विद द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स, ये SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये CRR नहीं होता है। कैश विच अ बैंक हैज टू ट्रांसफर टू इट्स ब्रांचेस, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा, परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज विच अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप इन कैश विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, आपका ये लास्ट चैप्टर है जिसका कि आपको MCQs हम कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट डील्स विद, कैपिटल मार्केट किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट से। कैपिटल मार्केट किससे डील करता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट से। हमने मनी मार्केट भी देखा था, मनी मार्केट किससे डील करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट से, और वो भी शॉर्ट टर्म कितना है, नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए ही मनी मार्केट डीलिंग्स करता है। द अनऑर्गेनाइज्ड इंडियन मनी मार्केट इंक्लूड्स, अनऑर्गेनाइज्ड इंडियन मनी मार्केट कौन सा होगा, SBI, IDBI, LIC, ये तीनों जो है ये किसने, ये RBI से रेगुलेटेड रहते हैं। सिर्फ एक मनी लेंडर्स हैं
जो कि आपके अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग पीक सीजन द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन मनी मार्केट इज। पीक सीजन है मतलब मार्केट में मान लीजिए जैसे दिवाली का टाइम, तो यहाँ पर मेन फीचर जो होता है कि किसके कारण आपका इंडियन मनी मार्केट किससे सफर करती है, तो सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ क्रेडिट, राइट। सीजनल क्रेडिट मिलने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि सीजन का टाइम है, हर कोई क्रेडिट करता है, क्रेडिट डिमांड आपका बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली अगर हायर सीजन में, पीक सीजन में आपको लोन उठाना है तो आपको हायर रेट पे मिलेगा। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आ रहा है तो आपका यही ऑप्शन रहेगा क्योंकि ए और बी दोनों ही एक मेजर ड्रॉबैक बनाते हैं इंडियन मनी मार्केट के लिए, इसीलिए आपका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी एंड डिस्पैरिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एग्जिस्ट इन द इंडियन मनी मार्केट बिकॉज। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग है इंडियन मनी मार्केट में, तो ये किस लिए है ये हम देखते हैं। देयर इज क्रेडिट इमोबिलिटी। क्रेडिट इमोबिलिटी का मतलब क्या कि एक जब हमें क्रेडिट का जो डायरेक्शन देना है, मतलब जिस एरिया में जिन सेक्टर्स में हमें क्रेडिट देना है उनमें हम उतना क्रेडिट नहीं दे पाते, उतना मनी सप्लाई नहीं कर पाते, तो ये भी एक रीजन है। वेस्टफुल कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का, वो भी सही है, पर ये इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट नहीं करता। इंटरेस्ट रेट्स को क्या अफेक्ट करता है, पहला ऑप्शन देयर इज क्रेडिट इमोबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपको जैसे इंडस्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा देना है पैसा, पर आप नहीं दे पाते हो क्योंकि आपके दूसरे सेक्टर्स जो है उनमें आपका पैसा फंसा रह जाता है। तो जब आप क्रेडिट को मोबिलाइज नहीं कर पाते हो तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड जो है क्रेडिट की वो बढ़ी हुई है और उसके अगेंस्ट जो क्या है सप्लाई है वो कम है, तो इंटरेस्ट रेट्स ऑब्वियसली हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है द रेट एट विच फंड्स आर बोरोड एंड लेंड इन द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल मार्केट और नोटिस मनी मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट जो लगता है वो 1 दिन के लिए लगता है कॉल में, और नोटिस मार्केट में 2 से 14 दिन के लिए अगर आप पैसे दे रहे हो कमर्शियल बैंक तो कमर्शियल बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और उस पर अगर इन एडवांसेस पे जो रेट लगता है इंटरेस्ट रेट उसको क्या बोलते हैं, कॉल मनी रेट। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड बाय। जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना वो नॉर्मली हमारे हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉडीज इशू करती है। ये क्या होता है, ये डिपॉजिट्स होते हैं जो हाईली रेटेड जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लोगों से मंगवाते हैं और जो भी उन्हें देते हैं तो उनको कमर्शियल पेपर दिया जाता है जिसके अंदर की क्या आपने उन्होंने इंटरेस्ट रेट और स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बट ओनली ऑन। देखिए नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो अगर उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देना है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे। नॉन रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि जो प्रोसीड्स होते हैं ट्रांजैक्शन के वो अपने रेसिडेंट कंट्री में आप वापस भेज नहीं सकते। तो एनआरआई को अगर सीओडी का फायदा उठाना है या उससे सब्सक्राइब करना है तो वो सिर्फ नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर ही कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स। नेक्स्ट है इन द इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट द पार्टिसिपेंट्स आर। देखिए इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट जो है उसके अंदर इंटर बैंक के तो बैंक्स तो कोई भी हो सकती है, कमर्शियल बैंक्स भी होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा क्या है, सी, बोथ ए एंड बी। Next, commercial paper was introduced in the Indian money market on the recommendation of Waghal Working Group. इसके इंट्रोडक्शन के कारण, इस जो इनके रिकमेंडेशन के कारण कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया। तब इसके साथ हमारा इस चैप्टर का भी एमसीक्यूज खत्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट रिविजन क्लास में मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक का समझ में आया होगा, कंसेप्चुअल क्लियरेंस हो गया होगा